जम्मू के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही मेडिकल कॉलेज जाकर घायलों का भी हालचाल जाना। अमित शाह को राजौरी भी जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो राजौरी नहीं जा सके। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कहा कि राजौरी घटना की जांच एनआईए कर रही है। सरकार ने दोनों घटनाओं की जांच सौंपी है। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इसकी जांच करेगी। उन्होंने आगे बताया कि हम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3 महीने के अंदर कश्मीर के हर क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है और कहा कि डरो मत। चिट्ठी में राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी की चिट्ठी पार्टी के हाथ से हाथ अभियान में घर घर पहुंचाई जाएगी। अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। कांग्रेस का ये कार्यक्रम 2 महीने का होगा, जो देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायती, 6 लाख गाँव और 10 लाख बूथ तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस पार्टी के चिन्ह और भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक संदेश को आगे ले जाएगा। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने की फाइल को मंजूर नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी ने फाइल रोक दी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर सरकार के कामों में बाधा डालने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हिमाचल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बड़ा मुद्दा बन गया। सुक्खू ने ट्विटर पर लिखा कि लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग ओपीएस को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। नौकरी के बदले जमीन के मामले में सरकार ने सीबीआई को लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में सीबीआई ने अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की थी और 16 लोगों को आरोपी बनाया था। सीबीआई ने करीब 14 साल पुराने मामले में पिछले दिनों बिहार, झारखंड और हरियाणा के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2017 में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रेलवे में नौकरी देने के लिए लालू परिवार पर जमीन लिखवाने का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि रेल मंत्री रहते पटना के 11 और गोपालगंज के एक शख्स को लालू ने चुपके से नौकरी दी थी। इन नौकरियों के बदले उनसे अपने परिवार के नाम पर जमीनें लिखवा ली। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम जोशीमठ की खबर से कर रहे हैं और आपको ऐसे 3 बातों के बारे में आज हम बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद अब तक सोचा नहीं होगा या आपका ध्यान नहीं गया होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अब जोशीमठ में इसके बाद क्या होगा। क्या अब इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा? इस शहर का पता बदल जाएगा? इसके बाद आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में ऐसे और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों के सीने में दर्द हो रहा है और इन पहाड़ों को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। यानी जोशीमठ के अलावा और भी कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे गांव हैं जिनका हो सकता है आने वाले समय में पता बदल जाए, जहां से लोगों को हमेशा के लिए पलायन करना पड़े। और आखिर में आपको बताएंगे कैसे दिल्ली और मुंबई की तरह मसूरी और शिमला जैसे हिल स्टेशंस की भी नसें अब जाम होने लगी हैं और अब इन पहाड़ी इलाकों में भी महानगरों जैसे लंबे ट्रैफिक जैम लगते हैं और ये जैम अब पहाड़ों की जान ले रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहाड़ों की हत्या करने वालों को सजा दिलाने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। आपने अपने शहर में या फिर अपने इलाके में कई बार ऐसा देखा होगा कि जब वहां कोई दुकान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है तो दुकान का मालिक अपनी पुरानी दुकान के सामने इस तरह के बोर्ड लगाता है कि ये दुकान अब अगली गली में या फिर इस नए पते पर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन अब कुछ ऐसा ही जोशीमठ में भी होने वाला है। इस तरह के बोर्ड आपने अक्सर देखे होंगे कि अब हमारी दुकान यहां से कहीं और शिफ्ट हो गई है। अब जोशीमठ में भी
आपको इसी तरह के बोर्ड नजर आएंगे कि जोशीमठ का पूरा की पूरा शहर ही अब कहीं और शिफ्ट हो गया है। जोशीमठ की दरारें हर दिन के साथ और गहरी और बड़ी हो रही हैं और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि जोशीमठ का यह पूरा इलाका कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और यहां के ये पहाड़ ढह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप इन पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, फोटो खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, मैगी खाते हैं यहां जाकर, कभी आपने सोचा है कि ये पहाड़ एक दिन मर जाएगा, एक दिन ढह जाएगा? और इसका कारण है हमारे ही देश के अपने लोग, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और सरकारों द्वारा कोई एक्शन न लेना। बड़ा सवाल यह है कि अब इसके बाद क्या होगा। आपने इतना तो देख लिया, सबने आपको दिखा दिया कि जोशीमठ में अब मकानों को खाली कराया जा रहा है, कुछ मकानों को तोड़ दिया जाएगा, होटल्स को तोड़ दिया जाएगा और लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो अब इस स्थान पर जोशीमठ बचेगा या नहीं, और इसके बाद क्या होगा? जब सारे लोग चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? इसके बाद इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी ये पूरा शहर एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट होगा। और तब शायद जोशीमठ के इस इलाके में इस तरह का बोर्ड लगा होगा जिसमें लिखा होगा, अब जोशीमठ शहर इस जगह से कुछ किलोमीटर दूर एक नए पहाड़ पर शिफ्ट हो चुका है और इस नए पहाड़ का नाम है पीपल कोटी। तो आज आपको बता रहे हैं कि जोशीमठ का शहर अब कहां जाकर बसेगा। तो ये पीपल कोटी जगह है, अब जोशीमठ को यहां पर बसाया जाएगा। यह है जोशीमठ का नया पता, नया एड्रेस। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस समय यहां से लोगों को दो स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पहली जगह है पीपल कोटी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, जहां से जोशीमठ का एरियल डिस्टेंस है 19 किलोमीटर, और दूसरी जगह है गोचर, जहां से जोशीमठ का एरियल डिस्टेंस है 47 किलोमीटर, 47 किलोमीटर। ये दो जगहें हैं जहां पर जोशीमठ को शिफ्ट किया जाएगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जोशीमठ के भी अब दो टुकड़े हो जाएंगे। और ये जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं एक दूसरे पहाड़ पर है। यानी अगर आप देखेंगे तो जोशीमठ शहर को अब रिलोकेट किया जा रहा है और हमें लगता है कि जिन दूसरे पहाड़ों को इस शिफ्टिंग के लिए चुना गया है, जहां पर इस शहर को रिलोकेट किया जाएगा, अगर पहाड़ इंसान होते तो आज ये पहाड़ भी बहुत डर रहे होंगे और इन पहाड़ों को भी आज बड़ी घबराहट हो रही होगी कि अब जोशीमठ के जो लोग हैं वो यहां आ जाएंगे और फिर इन पहाड़ों पर वैसा ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। इसके बाद इन पहाड़ों पर बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी, इन पहाड़ों के सीने में ड्रिलिंग मशीन लगाई जाएंगी और बड़ी बड़ी परियोजनाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, होटल्स बनेंगे, बाजार बनेंगे। इंसान का लालच इन पहाड़ों को भी एक दिन बर्बाद कर देगा। तो ये पहाड़ अगर आज इंसान होते तो बहुत घबरा जाते और शायद सरकार से सवाल पूछते कि हम ही को क्यों चुना है। कहते हैं कि इंसान का एक रिश्ता स्थान से भी होता है और जब किसी व्यक्ति को कोई स्थान छोड़ना पड़ता है तो यह घटना उसकी आने वाली 2 पीढ़ियों पर असर डालती है। जब इंसान अपने घर को छोड़ता है 2 पीढ़ियों पर असर पड़ता है उसका। लेकिन सोचिए, यहां तो पूरा की पूरा शहर ही शिफ्ट हो रहा है और इससे बड़ी त्रासदी इस शहर के लिए और यहां के लोगों के लिए और क्या होगी। असल में घर बदलना आसान नहीं होता और जब जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो मकानों से तो दरारें चली जाती हैं, नए मकान आ जाते हैं, लेकिन मन और मस्तिष्क पर जो दरारें आती हैं वो अमिट हो जाती हैं। और आज जोशीमठ के लोगों के साथ भी यही हो रहा है। अपनी जगह, अपने खेत और अपने घर छोड़ने से इन लोगों के मन पर जो दरारें पड़ी हैं, उन दरारों को शायद कोई भी सरकार, कोई भी मुआवजा और कोई भी मदद भर नहीं सकती। ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं ये आज की हैं, जिनमें आप देख पाएंगे कि जोशीमठ में कैसे उन भवनों को गिराने की कोशिश की जा रही है जिनमें दरारें आ चुकी हैं। ये बड़े बड़े भवन हैं जोशीमठ के, जिनको अब गिराया जाएगा। और इस काम के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने जिस टीम का गठन किया है, उस टीम का कहना है कि शुरुआत में अभी केवल 2 बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा और ये दोनों बिल्डिंग्स वो हैं जिनमें पहले यहां के होटल्स हुआ करते थे। और इनमें से एक होटल का नाम है माउंट व्यू, दूसरे होटल का नाम था होटल मलारी। और जमीन धंसने की वजह से इन दोनों होटल्स की इमारतें लगातार अब एक दूसरे की तरफ झुक रही हैं। यानी इमारतें अब टेढ़ी हो चुकी हैं और एक तरफ झुक रही हैं और इससे जो इनके आसपास की बाकी इमारतें हैं, बाकी मकान हैं,
उनके ऊपर इनके गिरने का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह तय किया गया कि पहले इन दोनों होटल्स को गिराया जाएगा और बाद में बाकी के जो मकान है वहां पर, बाकी की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि अगर ये दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर ये गिर गई तो फिर ये आसपास के मकानों को भी नष्ट कर देंगी, ये उनके ऊपर गिरेंगे। इनमें से एक होटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे गिराया जाएगा। गिराना इस तरह के मौसम में और इस तरह की जगह पर बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये दोनों होटल्स पहाड़ की ढलान पर बने हुए हैं और इसीलिए यह काम रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा गया है। और यह वही इंस्टीट्यूट है जिसकी निगरानी में दिल्ली के पास नोएडा में ट्विन टावर्स को गिराया गया था। आपको याद होगा, नोएडा में अभी कुछ महीने पहले दो बड़े बड़े टावर्स थे। ये टावर्स आपको याद होंगे, पूरे देश ने इनकी तस्वीरों को देखा था, तमाम न्यूज चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया था जब इन टावर्स को गिराया गया था। ये भी नोएडा में अवैध रूप से बनाए गए टावर्स थे और बाद में इनको गिराया गया। और जो आप यहां देख रहे हैं आज जोशीमठ में, अब यहां पर भी इन दो होटल्स को गिराया जाएगा, लेकिन इसकी टेक्निक अलग होगी। इस इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगले 7 दिनों में इन दोनों होटल्स को भी गिरा दिया जाएगा और इस दौरान इन होटल्स को इस प्रकार से तोड़ा जाएगा जैसे किसी गाड़ी के सारे पुर्जे एक एक करके अलग किए जाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा जो नोएडा की जो बिल्डिंग्स थी, जिस तरह से उन्हें ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था, यहां वैसा नहीं होगा। यहां पर एक अलग टेक्निक अपनाई जाएगी और इन होटल्स को धीरे धीरे काट काट के फिर तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो इलाका है वो अलग है, पहाड़ी इलाका है और ये ढलान पर बने हुए होटल्स हैं। यानी सीधा विस्फोटक लगाकर या फिर बुलडोजर चलाकर ये होटल्स नहीं तोड़े जाएंगे, बल्कि इन बिल्डिंग्स को अलग अलग चरणों में बिना मशीनों की मदद के तोड़ा जाएगा और इस काम में एसडीआरएफ के 80 जवान भी मदद करेंगे। इस बीच आज उत्तराखंड की सरकार ने भी मुआवजे को लेकर अपना पुराना फैसला बदल दिया है। सरकार ने कहा है कि वो पीड़ित परिवारों को अब 4,000 रुपए की बजाय हर महीने 5,000 रुपए की मदद देगी। तो जो लोगों के मकान यहां से अब हट रहे हैं, जिनको यहां से छोड़कर जाना पड़ रहा है, जानते हैं उन्हें कितना पैसा मिलेगा? 5,000 रुपए महीना मिलेगा। और यह मदद उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनके जोशीमठ में अपने मकान थे। तो जिनके मकान थे और जो अब टूट जाएंगे, खाली कर दिए जाएंगे, उन्हें 5,000 रुपए महीना मिलेगा मुआवजा। सरकार ने कहा है कि अगर ये लोग विस्थापित होने के बाद सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रहते हैं तो उन्हें प्रति कमरे के हिसाब से हर महीने 950 रुपए किराया और एक व्यक्ति के खाने के लिए हर महीने 450 रुपए सरकार को देने होंगे। और हर परिवार से 2 लोगों को रोजगार गारंटी योजना के तहत काम भी दिया जाएगा। संक्षेप में कहें तो अब होगा ये कि कुछ समय के बाद जोशीमठ शहर दूसरे पहाड़ पर रिलोकेट हो जाएगा और इस शहर की 17 से 20 हजार की आबादी को उस दूसरे पहाड़ पर फिर से बसने के लिए एक नया संघर्ष अपने जीवन का शुरू करना पड़ेगा। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि आज उत्तराखंड में जोशीमठ अकेला शहर नहीं है जहां जमीन धंस रही है। तो जिस तरह की कवरेज आप लगातार जोशीमठ से देख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और शहरों से भी शायद आपको देखनी पड़े। आज मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूं जिसमें आप उन सभी जगहों को देख पाएंगे जहां मकानों और सड़कों पर जोशीमठ के मकानों की तरह अब दरारें आ रही हैं। इनमें चमोली का कर्णप्रयाग है, उत्तरकाशी की बरकोट तहसील है जहां 9,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, उत्तरकाशी का नेरी और हडियारी इलाका भी ऐसा ही है जहां पर दरारें आ रही हैं। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के स्वीत और देहरादून जिले के मसूरी में भी कुछ जगहों पर ये दरारें हैं और टेहरी गढ़वाल के अटाली गांव में भी पहाड़ों की अब यही स्थिति हो रही है। और इसके 2 कारण हैं। पहला, इन पहाड़ों पर, इन शहरों में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की गई है और सरकारों की लापरवाही इस दौरान नॉन स्टॉप चली है। और दूसरा है इंसानों का अपना लालच। लोगों को पैसा कमाना है और पैसा कमाने की जो भूख है ये कभी शांत नहीं होती। इसलिए बड़े बड़े होटल्स बने, बाजार बने, बिल्डिंग्स बनी।
सरकारों को भी विकास के नाम पर सड़कें बनानी थी, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनानी थी। सरकार ये बताना चाहती थी कि पूरी दुनिया से और पूरे देश से जो पर्यटक हैं वो तुरंत एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में इन जगहों पर पहुंच सकते हैं। सरकार ये बताना चाहती थी कि यहाँ पर 5 स्टार सुविधाएं आपको मिलेंगी। जैसे 5 स्टार होटल्स दिल्ली और मुंबई में हैं, वैसे ही मसूरी और शिमला में भी बन गए। बड़े बड़े होटल्स इन इलाकों में बना दिए गए, पहाड़ों का सीना काटकर। और सरकारों को लगा कि हम तो बड़ा विकास कर रहे हैं, और इंसानों को लगा, व्यापारियों को लगा कि ये तो पैसा कमाने की बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। और आम जनता को तो मजा आ ही रहा था जो वहां रहते नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह लगा कि हम तो अब कुछ ही घंटों में इन पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए, वहां पर वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, और उन्हें सुविधाएं वही चाहिए जो उन्हें दिल्ली और मुंबई जैसे 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं। और इस तरीके से इन सारे लोगों ने मिलकर इन पहाड़ों की आज ये स्थिति कर दी कि ये पहाड़ों को अब हार्ट अटैक आने ही वाला है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं इसमें सरकारों को मानूंगा। सरकारें इस सब को रोक सकती थी, और ऐसा नहीं है कि सरकारों को पता नहीं था। प्रकृति ने कई बार चेतावनियां दी। आपने देखा होगा लैंडस्लाइड लगातार हो रहे थे, आपने देखा होगा बरसात के दौरान बहुत कई बार भीषण बाढ़ यहां पर आई है, और प्रकृति ने कई बार बड़ी बड़ी चेतावनी दी कि आप संभल जाओ। इसके बाद कुदरत ने लंबा नोटिस पीरियड भी दिया, लेकिन सरकारें नहीं मानी। सरकारों ने यह सब होने दिया। जो नेता थे उन्होंने भी ये होने दिया, और नेताओं की और व्यापारियों की एक मिली भगत थी, क्योंकि व्यापारी अगर पैसा कमा रहे हैं तो नेताओं की जेब में भी पैसा जाता है। नेताओं को चुनाव भी जीतना था, नेताओं को पैसा भी कमाना था, और व्यापारियों को और ज्यादा पैसा कमाना था। देश की बाकी जो शहरों में रहने वाली जनता थी उसे और ज्यादा सुविधाएं चाहिए थी। और इस सब के बीच में कौन पिसा? वो लोग, वो पहाड़ी लोग जो इन पहाड़ों पर रहते थे, भोले भाले लोग जिनके पास आज भी कुछ नहीं है। वो तो उतने ही गरीब के गरीब रह गए और उनका मकान भी चला गया। एक जमाना था जब पहाड़ी इलाकों को बहुत सुंदर माना जाता था। कड़वा सच अब यह है कि अब इन पहाड़ों की स्थिति भी मेट्रो सिटीज में बन रही झुग्गी बस्ती वाले इलाकों जैसी हो गई है, जहां एक के ऊपर एक मकान चढ़े हुए हैं, छोटे छोटे मकान हैं, जहां पर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स हैं, जहां सड़कें अब बची नहीं हैं, गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है और गाड़ियां इतना धुआं छोड़ रही हैं कि पूरा शहर अब काला होने लगा है। यही हाल अब इन इलाकों का भी है। आज हमने अपनी टीम को जब देहरादून के कुछ इलाकों में भेजा तो इस दौरान हमें पता चला कि जो बरसाती नाले उत्तराखंड को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गए थे, उन नालों पर भी अब लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, और इन नालों के एक बड़े क्षेत्र में अब पक्के मकान बन चुके हैं। तो सोचिए, लोगों ने नाले भी नहीं छोड़े, नालों के अंदर मकान बन गए हैं, नाले सूख चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि देहरादून तो उत्तराखंड की राजधानी है, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यह बात पता नहीं होगी, वहां के विधायकों को पता नहीं होगी, वहां के सरकारों को नहीं पता होगी, क्योंकि ये सब तो देहरादून में ही रहते हैं। लेकिन इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को भी शर्म आ जाए। इसके अलावा आज उत्तराखंड में बने 13% से ज्यादा भवन ऐसे हैं जिन्हें लोहे के पिलर्स या फिर तारों से बांधकर खड़ा किया गया है, जब ये नियम के मुताबिक, और ये नियम के मुताबिक गलत है। उत्तराखंड में आपको इस तरह के, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह के मकान आपको बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल पहाड़ के किनारे पर बने हुए हैं, पहाड़ की ठीक एज पर बने हुए हैं, लोहे की बीम डालकर या दूसरे तरीके से। जहां एक कमरा होना चाहिए वहां 10-10 कमरे बना दिए, जहां एक मंजिल होनी चाहिए वहां 3-3, 4-4 मंजिलें बन गई। अब आप सोचिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस दिन ये पहाड़ जरा सा खिसका उस दिन इन सारे मकानों का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हें बनाने वालों को यह बात पता नहीं है, यहां रहने वालों को यह बात पता नहीं है, यहां के नेताओं को, यहां की सरकारों को, यहां के सरकारी अफसरों को यह बात पता नहीं है। सबको पता है, लेकिन सबका फायदा है, सबकी जेबें गर्म हो रही हैं। इसके बावजूद उत्तराखंड में आज भी ऐसे कई मकान और दुकानें आपको मिलेंगी, और उनकी कुछ तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। यह समस्या सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, इंसानों का लालच जैसा पहाड़ों पर है वैसा ही बड़े बड़े शहरों में भी है। ये तस्वीरें अब आप जो देख रहे हैं, ये दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे की हैं, जिसे हम डीएनडी कहते हैं। और ये डीएनडी यमुना नदी के ऊपर से जाता है। इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे अब यहां लोगों ने
यमुना नदी के क्षेत्र में भी अवैध कब्जा करके बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहां पर कोई भी कार्रवाई एक्टिविटी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन लोगों ने यमुना पर भी, यमुना के किनारे पर भी कब्जे कर लिए। और ये यमुना के किनारे सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं, 4-5 मंजिला, अब तो ये पूरा की पूरा शहर बन गया है। ये यमुना नदी पर बना हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये जो जमीन है, ये यमुना नदी की जमीन है और इस पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली से नोएडा जाता है, लाखों लोग जाते हैं। इसमें जज भी हैं, इसमें बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी हैं, इसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, नेता भी हैं। और ये जो जगह है, ये मुश्किल सुप्रीम कोर्ट से मुश्किल से 15 किलोमीटर होगी, जो जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अगर ये हो सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पर, मसूरी में, शिमला में और दूसरे पहाड़ी शहरों में, इलाकों में क्या होता होगा। ये तो हम आपको दिल्ली की बात बता रहे हैं, जो संसद के नाक के नीचे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे हो रहा है। ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं, ये अवैध है, लेकिन इन्हें तोड़ने वाला कोई नहीं। यानी जैसी स्थिति दिल्ली की है, वैसी ही देहरादून की है, वैसी ही शिमला की है, वैसी ही मसूरी की है, वैसी ही स्थिति दूसरे शहरों की है। और इसी तरह की स्थिति पूर्वोत्तर के पहाड़ों की भी है। ट्रैफिक जैम देखिए आप। आज दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग ट्रैफिक जैम से परेशान हैं। वो इन जैम से परेशान होकर मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं। लेकिन सच यह है कि अब इन पहाड़ी इलाकों पर भी दिल्ली और मुंबई से ज्यादा लंबे ट्रैफिक जैम लगते हैं। पीक सीजन में मसूरी के मॉल रोड के पास कई किलोमीटर लंबा जैम लगता है, जिसमें औसतन एक गाड़ी 2 से 3 घंटे तक फंसी रहती है। इस ट्रैफिक जैम की वजह से शिमला और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों की नसें भी अब जाम हो चुकी हैं, या आप कह सकते हैं कि ये नसें अब जम चुकी हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, दिल्ली के ट्रैफिक जैम में, मुंबई के ट्रैफिक जैम में और इस ट्रैफिक जैम में क्या फर्क है। आज उत्तराखंड के मसूरी में हर साल लगभग 13 लाख लोग घूमने आते हैं। इस दौरान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से 3 लाख गाड़ियां यहां पहुंचती हैं। सोचिए, 3 लाख गाड़ियां तो सिर्फ एक शहर मसूरी में आ रही हैं, बाकी जगहों का क्या हाल होता होगा। किस तरह से घरों की जो है बुनियाद पूरी तरह हिल चुकी है। लगातार जो है मकान जमींदोज होते जा रहे हैं, दरारें घरों की अंदर तक पड़ चुकी हैं, पूरी बुनियाद जो है ब्लास्टिंग से हिल चुकी है। यहाँ पे तो बहुत परेशानी हो रही है। मतलब कि 1 साल से ऊपर हो गया है और बोलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ वो नहीं, इम्प्रूव नहीं हो रहा कि मतलब जैसे करने से मीटिंग करवाए जा रहे हैं। 6 महीने हो गए। आज भी एसडीएम साहब आए थे, तो कुछ वही मीटिंग जो पिछले बार बोला था वो इस बार भी बोला है। सब दिक्कतों का तो यहाँ अंबार है, कुछ गिनती ही नहीं कितनी दिक्कतें हैं। आम जनमानस को यहाँ भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पेयजल स्रोत सूख गए हैं, सारे मकानों पे दरार आ गई है, पानी की कोई लचर व्यवस्था यहाँ पे किसी भी बिंदु पे यहाँ पे कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। देखिए, जो टीम यहाँ आती है सर्वे करने के लिए, वो जो भी क्रैक्स गांव वाले अपने मकानों में दिखाते हैं, उसका मेजरमेंट लेती है और अपने रिकॉर्ड पर नोट करती है और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है। ठीक है, अब इस बार हमने सोचा है कि अब जब भी हमारी टीम यहाँ पर आएगी, और हम ये तय कर रहे हैं कि हर माह कम से कम 2 विजिट टीम की यहाँ पर हो, और जो भी मेजरमेंट लिए जाएंगे उसकी कॉपी संबंधित मकान के जो स्वामी है उनको दी जाएगी। पहाड़ी इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो कुदरत की चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब कोई सरकार बदलाव की इच्छा शक्ति के साथ वाकई में काम करती है, गंभीरता के साथ, तब भी नतीजे निकलते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले तक किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि भारत की गंगा नदी में कभी कोई क्रूज शिप चलाया जा सकता है और दुनिया भर से लोग इस क्रूज शिप में यात्रा करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। लेकिन आज ये सब कुछ हकीकत में बदल चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। और यह यात्रा कुल मिलाकर 51 दिनों की होगी। यानी टोटल जो पैकेज है 51 दिनों का है, वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक, जिसमें कुल 50 स्थानों को कवर किया जाएगा
और इस यात्रा की सबसे खासियत है ये कि ये क्रूज शिप जिसका नाम है गंगा विलास, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बांग्लादेश होते हुए उसके बाद डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस क्रूज शिप को खास तौर पर इसी यात्रा के लिए तैयार किया गया है और इसे आप पानी में तैरता हुआ एक जल महल कह सकते हैं, जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है, यानी भारत में ही बना है, भारत में निर्मित है। फिलहाल कुल मिलाकर 33 यात्री यानी 33 पर्यटक इस जहाज में 51 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए हैं और इन 33 में से 32 पर्यटक स्विट्जरलैंड से आए हैं और एक पर्यटक जर्मनी का है, जो एक गाइड के तौर पर इस यात्रा का हिस्सा बना है। और इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 51 दिनों में कुल मिलाकर 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा पानी से। इस नक्शे पर आप देखिए, इस क्रूज शिप का सफर वाराणसी से शुरू हुआ और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होता हुआ बिहार की राजधानी पटना पहुंचेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को कवर करते हुए कोलकाता पहुंचेगा, फिर वहां से बांग्लादेश में प्रवेश करेगा, जहां ढाका होते हुए यह असम पहुंचेगा और यह यात्रा फिर असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। और इस यात्रा में कुल 50 जगहों को कवर किया जाएगा, जिनमें भारत की संस्कृति और विरासत की पूरी झलक इन पर्यटकों को देखने को मिलेगी और यह यात्रा भारत की नदियों को भी एक नया विस्तार देगी। इस यात्रा में यह क्रूज शिप कुल मिलाकर 27 छोटी बड़ी नदियों से गुजरेगा, जिनमें 7 बड़ी नदियां हैं और ये नदियां हैं गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, हुगली, मेघना और यमुना नदी। इस क्रूज शिप में एक दिन की यात्रा का खर्च है लगभग 50,000 रुपए, एक दिन का 50,000। और अगर कोई व्यक्ति पूरे 51 दिन की यात्रा करता है तो उसे डिस्काउंट के बाद लगभग 20 लाख रुपए की टिकट मिलेगी। यानी अगर आप पूरे 51 दिन रहते हैं तो इसका खर्चा है 20 लाख रुपए पर पर्सन, एक आदमी का। और हो सकता है कि आपको यहां यह लग रहा हो कि आखिर एक यात्रा के लिए 20 लाख रुपए कौन खर्च करेगा। तो दिलचस्प बात यह है कि इस क्रूज शिप को अगले 2 साल के लिए पहले से ही एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है। तो अगर आप चाहेंगे भी कि इस शिप में आप भी जाना चाहें, अभी आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी 2 साल की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो इसलिए आज आप घर बैठे ही हमारे जरिए इस क्रूज शिप को देख सकते हैं। ये एक लग्जरी क्रूज शिप है जिसमें 3 डेक हैं, 18 लग्जरी रूम्स हैं, 40 सीटों वाला एक शानदार रेस्टोरेंट है, एक लाउंज है और बार है। इसके अंदर एक बार है, एंटरटेनमेंट रूम है और इसमें एक जिम भी है। और साथ ही जिन लोगों को पढ़ाई का शौक है उनके लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहाज में नदियों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है और इसके लिए इस जहाज में ही एक सूएज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है, जो किसी भी तरह का सॉलिड वेस्ट नदियों के पानी में नहीं छोड़ेगा। मतलब यह है कि नदियों का पानी यह शिप गंदा नहीं करेगा, इसमें से कोई भी सॉलिड वेस्ट नदियों के पानी में छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब आपको लेकर चलते हैं इसकी यात्रा पर। तस्वीरों में देखें, इस क्रूज के जरिए एक संदेश है बनारस की संस्कृति को जोड़ने की। जो यात्रा यहां से शुरू होगी, बांग्लादेश से होती हुई, ढाका से होती हुई डिब्रूगढ़ तक, असम तक जाएगी और पहली बार इतने लंबे रास्ते से गुजरता हुआ गंगा विलास क्रूज, ये जो क्रूज आपको ठीक सामने नजर आ रहा है, वो तमाम सुविधाओं के साथ लैस होगा। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। सायरन की आवाज भी सुनी जा सकती है। ये कई बार ये हूटर बजाकर ये दिखाया गया है कि अब गंगा विलास क्रूज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये तमाम वो 32 यात्री जो इस क्रूज पर सवार रहने वाले हैं, वो काफी ज्यादा उत्साहित। इस वक्त फोटोग्राफ्स और सेल्फी सेशंस का दौर चल रहा है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ही अपने आप में बयां कर रही है कि वो कितने रोमांचित हैं भारत के इस इतिहास का गवाह बनने के लिए, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे रूबरू होने के लिए। It's a long time dream to be on the Ganges, on this place, this holy place, and now the dream is coming through, and we are so warm welcome from all the people here.
in the city from government. Yes, I'm so happy. In Switzerland I do yoga, and I was several times in Goa, in the south part of Goa. And I'm so happy to be here. ये ऊपर का डेक है, यहाँ पर छोटा सा एक मिनी बार बनाया गया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट की सुविधा है, यहाँ पर खुले में पूरी तरीके से गंगा की मुहानों का आनंद लेते हुए यात्री जो हैं वो व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं और गंगा के मुहानों पर एक नजर डाल सकते हैं। ये पूरा वो एरिया है जहाँ पर स्वीट्स हैं, एक के बाद एक इन रूम्स को डिजाइन किया गया है और अंदर से ये एक 5 स्टार लग्जूरियस एक्सपीरियंस की तरह है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो तमाम स्वीट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये लाउंज एरिया है, यहाँ पर सभी तरीके की रिक्रिएशन एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो टूरिस्ट आए हैं वो यहाँ रीडिंग कर सकते हैं, म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। यहाँ के स्टाफ को इसी तरीके से ट्रेन किया गया है और देखिए यहाँ पर जो बुक्स भी हैं वो भारतीय संस्कृति, भारत के नृत्य, भारत की जो टेक्सटाइल्स हैं उन्हीं के हिसाब से रखी गई। जो कॉस्ट है वो अबाउट 50,000 रुपीज पर डे है, तो वो उसमें सारा खाना पीना सब चीज इंक्लूडेड है। पर पर्सन या पर कपल? पर कपल के हिसाब से, कमरे के हिसाब से। हाँ, दैट्स व्हाट सेइंग। तो क्योंकि इसमें जो क्रू है वो 40 दिन के लिए है, तो 40 दिन का क्रू है और दूसरे खर्चे हैं उनको सस्टेन करने के लिए। और ये छोटा जहाज है, अगर 1000 कमरे होते हैं तो बात दूसरी होती। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है और ये टेंट सिटी काशी के घाटों के सामने रेत पर बना एक शानदार शहर है जिसमें तमाम सुविधाएं लोगों के लिए रखी गई हैं, उन्हें दी गई हैं। गंगा नदी पर बना ये शहर लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में है जिसमें कुल मिलाकर 125 टेंट बनाए गए हैं जिन पर 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हर वर्ष अक्टूबर से जून के महीने के बीच इस टेंट सिटी का संचालन किया जाएगा, जबकि बारिश के मौसम में गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने की वजह से जुलाई से सितंबर तक यानी 3 महीनों के लिए ये शहर बंद रहेगा। तो अब आप इस शहर में भी जा सकते हैं। गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। अब हम आपको एक टूर कराते हैं, दिखाते हैं कि आखिर जो ये टेंट है वो अंदर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनमें क्या कुछ सुविधाएं होंगी। तो ये एक टेंट है जो कि एक हट के शेप में है। यहाँ हम चलते हैं, यहाँ पर आप अंदर आ सकेंगे। अंदर आने के बाद में ये आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाहर का एरिया है। एक छोटा सा एरिया दिया गया, यहाँ पे आप बैठ करके सुबह चाय का आनंद ले सकते हैं, सूर्योदय देख सकते हैं। उसके बाद टेंट के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है एकदम मॉडर्न तरीके से और उसके साथ में साथ पारंपरिक तौर पे जो खूबसूरती से जो सेटअप होता है वो दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर आप बेड देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ पर एक बेड दिया गया है। यहाँ पर लैंप्स भी होंगी, स्टडी और यूटिलिटी के लिए टेबल भी होगा, बैठने के लिए यहाँ पर सोफा और तमाम चीजों को दिया गया है। और उसके साथ ही साथ एक अटैच ये बाथरूम का सेटअप होगा। फिलहाल के तौर पर ये जो सेटअप है ये पूरी तरीके से फाइनल किया जा रहा है, अभी कुछ समय और है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये बाथरूम की यूटिलिटीज बनाई जा रही हैं। यहाँ पर वार्डरोब भी हो सकेगा। और इसके साथ ही साथ अगर ठीक सामने अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में बाथरूम को बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर इस टेंट में पूरी सुविधाओं के साथ में ये लैस होगा और तमाम तरह की सुविधाएं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। चूंकि जो थीम है इस टेंट सिटी की वो यही है कि बनारस का जो रंग है, बनारस के जो धरोहर है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के रंग है, उनको पर्यटकों को पूरी तरीके से उसका वो आनंद ले सके। लेकिन उसके साथ ही साथ मॉडर्न तरीके से, क्योंकि ये जो हम आपको टेंट दिखा रहे हैं इसमें जो तमाम सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से एक मॉडर्न अप्रोच के साथ में बनाई गई हैं। और ऐसे ही तमाम अलग अलग कॉटेजेस को तैयार किया जा रहा है। इनकी अलग अलग कैटेगरीज है जिस हिसाब से इनको बनाया जाएगा। ये टेंट सिटी का यूएसपी ऐसा है कि आप कोई भी टेंट से, चाहे कि गंगा जी का फ्रंट का टेंट हो या एकदम राइट बैक का टेंट हो, कोई भी टेंट से ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप टेंट से जब भी बाहर आइएगा तो हर टेंट का बालकनी से आपको गंगा जी और गंगा का घाट दिखेगा। आपको एक बहुत दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं जो अमेरिका से आई है, जहां कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना शायद आप हमारे देश में नहीं कर पाएंगे।
अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की तलाशी ली गई है और उनके घर पर और उनके प्राइवेट ऑफिस से ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो गोपनीय हैं, जो क्लासिफाइड है, जिन्हें जो बाइडेन अपने पास रख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने इन दस्तावेजों को अपने दफ्तर में और घर में रखा और अब इस घटना की वजह से जो बाइडेन की कुर्सी खतरे में आ गई है। इसलिए सबसे पहले आपको यह पूरा मामला समझाते हैं। यह पूरी कहानी उन खुफिया दस्तावेजों के बारे में है जिन्हें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। हर सरकार के अपने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनका मतलब होता है ऐसे गोपनीय दस्तावेज जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील होते हैं और जिन्हें 3 अलग अलग श्रेणियों या वर्गों में बांट कर रखा जाता है या क्लासिफाई किया जाता है और इसलिए इन्हें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टॉप सीक्रेट, दूसरा है सीक्रेट और तीसरा है कॉन्फिडेंशियल। और जो दस्तावेज इस तीसरी श्रेणी में आते हैं उन्हें थोड़ा कम संवेदनशील माना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए पहले मंजूरी लेनी पड़ती है और इसके लिए वहां एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है और इसके लिए कानून भी है। और यह जो पूरा विवाद है वो इसी बात को लेकर है। असल में जो बाइडेन के घर से और उनके प्राइवेट ऑफिस से कुछ ऐसे ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो उस समय के हैं जब जो बाइडेन वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और आरोप है कि उन्होंने इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को नियमों के विरुद्ध अपने पास रखा और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। हालांकि आपके मन में यहां यह सवाल जरूर होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स इतने वर्षों से सबकी निगाहों से दूर थे वो आखिर मिले कैसे और कैसे कोई अमेरिका के सर्विंग प्रेसिडेंट के घर और दफ्तर में घुस सकता है या घुसा। तो इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जनवरी 2017 में जब जो बाइडेन ने बतौर उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा किया तो उसके बाद वो वॉशिंगटन में अपने एक प्राइवेट ऑफिस में काम करने लगे। यानी उन्होंने अपना एक प्राइवेट ऑफिस बनाया और जिसे पेन बाइडेन सेंटर कहते हैं। यह अमेरिका का एक थिंक टैंक है जो वहां की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के साथ काम करता है और 2017 से 19 के बीच जो बाइडेन ने इसी ऑफिस के जरिए काम किया और बतौर प्रोफेसर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ाया। यानी उन्होंने उसके बाद पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, टीचिंग में आ गए। और बाद में जब वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो इस ऑफिस को उन्होंने छोड़ दिया। अब पिछले साल 2 नवंबर को जब इस ऑफिस को बंद किया जा रहा था तब कानूनी प्रक्रिया के तहत जो बाइडेन के पर्सनल लॉयर को, यानी जो उनका निजी वकील है, उसे वहां पर भेजा गया और इस दौरान एक बॉक्स में कुल मिलाकर 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर क्लासिफाइड लिखा हुआ था। और बड़ी बात यह है कि यह दस्तावेज जो बाइडेन के निजी वकील को मिले थे। लेकिन वो वकील तो जो बाइडेन के हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जो बाइडेन को नहीं बताया, बल्कि नियमों के मुताबिक इसकी जानकारी सबसे पहले नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई और ये दस्तावेज इस एजेंसी को सौंप दिए गए। यह अमेरिका की वही एजेंसी है जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखती है, अपने पोजीशन में रखती है और राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक सभी को यह दस्तावेज इसी एजेंसी को सौंपने होते हैं। राष्ट्रपति अपने पास नहीं रख सकते। अब बड़ी बात यह है कि जब जो बाइडेन के वॉशिंगटन के इस दफ्तर से दस्तावेज मिले और उसके बाद उनके घर की भी जांच की गई, क्योंकि अगर लगा कि दफ्तर में ऐसे दस्तावेज हैं तो हो सकता है घर में भी कुछ हो, और घर की बाकायदा जांच हुई और उनका ये घर अमेरिका के डेलावेयर राज्य में है। व्हाइट हाउस का कहना है कि जांच के दौरान इस घर के गैरेज में भी कुछ और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर टॉप सीक्रेट और सीक्रेट लिखा हुआ था। और इस बात पर इसलिए बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है क्योंकि जो बाइडेन ने अपने अब तक के राष्ट्रपति कार्यकाल में ज्यादातर समय इसी घर में बिताया है, इसलिए उन पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स यूक्रेन, ईरान और ब्रिटेन से जुड़ी सुरक्षा योजनाओं के बारे में है और इनमें कुछ यूएस इंटेलिजेंस मेमोज भी है। अब बड़ा सवाल है कि इन दस्तावेजों के मिलने से क्या होगा। तो अमेरिका में इसके लिए प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट है जो कहता है कि अगर यह साबित हो जाए कि जो बाइडेन ने जानबूझकर इन दस्तावेजों को अपने
प्राइवेट ऑफिस और अपने घर में रखा तो फिर उनके खिलाफ महाअभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग वो प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से चुने गए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी ये मामला अमेरिका की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और 80 साल के जो बाइडेन की मुश्किलें अब इसके बाद बढ़ सकती हैं। फिलहाल अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने इस मामले की जांच के लिए रॉबर्ट हुर को नियुक्त किया है, जो मैरीलैंड राज्य के यूएस अटॉर्नी रह चुके हैं। They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library. This was done in the case of the Biden Penn Center. The Department of Justice was immediately, as was done, the Department of Justice was immediately notified, and the lawyers arranged for the Department of Justice to take possession of the document. So we're going to see all this unfold. I'm confident. I'm here today to announce the appointment of Robert Hur as a special counsel pursuant to Department of Justice regulations governing such matters. पिछले साल अगस्त के महीने में एफबीआई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक रिजॉर्ट से भी ऐसे ही कुल मिलाकर 325 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे और इस मामले की जांच वहां के न्याय विभाग द्वारा की जा रही है। अभी भी चल रही है जांच। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के रिजॉर्ट से जब ये दस्तावेज मिले थे उस समय जो बाइडेन ने ट्रंप को लापरवाह बताया था और उन पर कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब उन्हीं आरोपों का सामना जो बाइडेन खुद कर रहे हैं। अमेरिका में ऐसा 4 बार हुआ है जब वर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है। इनमें पहले थे पूर्व राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन, दूसरे थे रिचर्ड निक्सन, तीसरे थे बिल क्लिंटन और चौथे थे डोनाल्ड ट्रंप। और इससे आप क्या सीख सकते हैं? इससे आपको अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में पता चलता है कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है, हम कई बार अमेरिका के बारे में आलोचना करते हैं कि अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन उनके लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं। और यह सही है कि उनके लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन आज जो हुआ उससे हम क्या सीख सकते हैं? उससे ये कि अमेरिका में जो सर्विंग प्रेसिडेंट है, मौजूदा राष्ट्रपति भी है, उसके घर पर भी छापा डल सकता है, उसके घर पर भी तलाशी हो सकती है, उसके घर से भी अगर कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं तो उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और वहां के इंस्टीट्यूशंस पर राष्ट्रपति की भी नहीं चलती। ये उनके लोकतंत्र की एक ब्यूटी है। और आपने देखा कि जो बाइडेन ने ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक, उन्होंने लापरवाही से इन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर छोड़ दिया, वो नहीं जानते होंगे और ये उनसे गलती हुई है। दूसरा, इन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जानबूझकर अपने प्राइवेट ऑफिस और घर में छोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में जो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो भी, और ये अभी जो हैं जो बाइडेन भी, इनके जो बच्चे हैं, इनके परिवार में जो लोग हैं, वो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह के काम करते हैं, बिजनेस में हैं और अलग अलग तरह के व्यापार में हैं। और ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकती है। दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं, जो सीक्रेट एजेंसियां हैं, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो इन दस्तावेजों के पीछे पड़ी होती हैं और इसके लिए वो कुछ भी दाम देने को तैयार हो जाती हैं, कुछ भी पैसा देने को तैयार हो जाती हैं। एक तो ये है कि इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। दूसरा ये है कि इससे दूसरे देशों की मदद की जा सकती है और उसके जरिए बहुत पैसा कमाया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी, लेकिन बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि जो बाइडेन के अपने ही दफ्तर में और घर में तलाशी अभियान चल रहा है और वहां पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि वहां नहीं होने चाहिए थे, और जो बाइडेन इसे दबा नहीं पाए, जो बाइडेन इसे रोक नहीं पाए, और जो बाइडेन को अब इसके बाद कानूनी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। यह वहां से एक सीखने की बात है। आज का इतिहास। वर्ष 1949 में आज ही के दिन भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म पंजाब में हुआ था। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे थे। इसरो और सोवियत संघ के जॉइंट प्रोग्राम के तहत विंग कमांडर राकेश शर्मा ने वर्ष 1984 में
सोयूज T11 से अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी और अंतरिक्ष से सोयूज T11 के क्रू की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में मौजूद अपने एक नागरिक से संवाद किया था। और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, जिसके जवाब में राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा। वर्ष 1938 में आज ही के दिन मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म जम्मू में हुआ था। जम्मू कश्मीर के लोक वाद्य यंत्र यानी फोक इंस्ट्रूमेंट संतूर पर कंपोज की गई क्लासिकल धुनों से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा को वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1930 में आज ही के दिन मशहूर कॉमिक कैरेक्टर मिकी माउस पहली बार एक कॉमिक स्ट्रिप में दिखाई दिया था। न्यूयॉर्क मिरर नाम के अखबार में छपने वाली इस कॉमिक स्ट्रिप की स्क्रिप्ट वॉल्ट डिज्नी लिखते थे। धीरे धीरे मिकी माउस का किरदार बहुत मशहूर हो गया और कुछ महीनों में इस कॉमिक स्ट्रिप को 20 से ज्यादा देशों के 40 अखबारों में छापा जाने लगा। हमेशा युवा बने रहने के लिए चेहरे का सौंदर्य नहीं बल्कि मस्तिष्क की उड़ान जरूरी है।